नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम सब्जेक्ट कोड BHIE 141 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे आज, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा चीन में असमान संधि प्रणाली। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को ही समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, जैसा कि असमान संधि प्रणाली, तो सबसे पहले हम इसे ही समझ लेते हैं। तो सपोज डैट एक देश ए है और एक देश बी है। तो अगर ए देश और बी देश के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो रहा हो, कोई भी ट्रीटी हो रही हो, यानी कि कोई भी संधि हो रही हो, ऐसे में अगर ये दोनों देश अपनी अपनी बात को खुलकर रख रहे हैं तो हम कहेंगे संधि समान है। यानी कि ए देश भी अपनी सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन रख रहा है, बी देश भी अपनी सारी सारी टर्म एंड कंडीशन रख रहा है, और दोनों देश एक दूसरे की टर्म एंड कंडीशन को मानते हुए एग्रीमेंट कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे ये समान संधि है। लेकिन जब एक देश का दबदबा हो, एक देश दूसरे देश से बिना पूछे ही उसके ऊपर सारी सारी बातें थोप दे, तो हम ये कहेंगे कि असमान संधि प्रणाली है। अब हम चीन के विषय में क्यों पढ़ते हैं ये जान लेते हैं। तो जब आप चीन के विषय में असमान संधियाँ पढ़ते हो तो सीन ये है कि चीन को सबसे पहले जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और आगे चलकर USA, तो ये पांचों देश क्या करेंगे, चीन को अपने कर्ज जाल में फंसाएंगे। और जब ये पांचों देश अपने आप चीन को अपने कर्ज जाल में फंसा लेंगे तो उसके बाद चीन के साथ मनमाना व्यवहार करेंगे। चीन के पास इतनी पावर ही नहीं होगी कि वो इन देशों के साथ लड़ाई कर सके। चीन का जो अंतिम राजवंश है छिंग राजवंश, उसके पास सिर्फ और सिर्फ इन देशों की बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि छिंग राजवंश किसी प्रकार से इनसे युद्ध नहीं लड़ सकता था, उसकी हार तय थी। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन सी सिचुएशंस बनी जिसकी वजह से चाइना को इन देशों से कर्जा लेना पड़ा, और वो कौन सी सिचुएशन बनी जिन सिचुएशंस का इन पांचों देशों ने फ़ायदा उठाया और चीन को अपने धीरे धीरे करके कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। और यहाँ से चीन की पूरी जो पॉलिसी हैं वो इन्हीं देशों के पास चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम उन्हीं सिचुएशन को इन देशों में पढ़ेंगे। आई होप सो हम ये सब चीज़ें समझ चुके हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर में जो टॉपिक वाइज सबसे पहले पढ़ाएगा वो ये बताएगा आपको कि ये जो यूरोपियन देश हैं, देखो जब भी किसी को अपने कंट्रोल में करना है तो हम सबसे पहले उसे क्या करते हैं, कॉपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ऐसे ये जो यूरोपियन देश हैं, इन देशों ने सबसे पहले क्या करा, चीन को सहयोग करा। तो 1860 से लेकर 1870 तक इन 10 सालों में यूरोपियन जो कंट्रियाँ थीं इन्होंने चीन को सहयोग किया, इसलिए इसे सहयोग का दौर कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे संधि बंदरगाह क्या होते हैं, विदेशी सीमा शुल्क निरीक्षणालय क्या था, चीन में डिप्लोमेसी की शुरुआत कहाँ से हुई। 1860 से लेकर 70 तक चाइना और यूरोपियन कंट्रियों के जो संबंध होंगे वो सहयोग के होंगे, क्यों होंगे ये पढ़ेंगे हम। फिर हम ये पढ़ेंगे कि 1870 से लेकर 1900 तक वो कौन सी सिचुएशन बनी जिसकी वजह से चीन के संबंध दूसरे देशों के साथ खराब हो गए, मनमुटाव हुआ और टकराव होना शुरू हो गया। और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इन देशों ने कैसे छीना झपटी वाली नीति शुरू कर दी, कि अमेरिका ने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा चाइना की चीज़ें हम कंट्रोल कर लें, रूस सोच रहा है मैं भी कंट्रोल कर लूँ, ब्रिटेन सोच रहा है मैं पूरे चाइना को कंट्रोल कर लूँ, फ्रांस सोच रहा है मैं पूरे चाइना को कंट्रोल कर लूँ। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम था, चीन कभी ऐसे किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। तो चीन की राजनीति खुद की रही, चीन के नेता ही राजनेता रहे, बट चीन में जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी, राजनीतिक गतिविधियाँ थी, वो विदेशी कंट्रोल में कर रहे हैं। लेकिन जैसे भारत किसी देश का उपनिवेश बना था, किसी देश की कॉलोनी बना था, ब्रिटेन की कॉलोनी बना था, वैसे कभी चाइना किसी देश की कॉलोनी नहीं बना। तो चलिए, सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है। प्रस्तावना कुल मिलाकर यही बता रही है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है सहयोग के दौर से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यूरोपियन शक्तियाँ थीं इन्होंने शुरुआत में चाइना से क्या करा, कॉपरेशन का माहौल बना के रखा, यानी कि सहयोग करा चाइना को। यानी चाइना का मतलब है छिंग राजवंश को, जो कि उस समय चाइना पर रूल कर रहा था। तो देखो, 1850 के दशक में एक बार के लिए हमें ऐसा लग रहा था, यानी कि 1850 का जो डिकेड चल रहा था, 51, 52, 53, 54, 55, ये वाले जो सन चल रहे थे, एक टाइम पे हमें ऐसा लगने लगा कि यार पश्चिमी जो ताकतें हैं, जो यूरोपियन कंट्रियाँ हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये चाइना को कंट्रोल करना चाह रही हैं और छिंग वंश को ख़त्म करना चाह रही हैं। तो 1839 से लेकर 1842 का हमने पहला अफीम युद्ध पढ़ लिया था। फिर दूसरा अफीम युद्ध 1858 से लेकर 1860 तक पिछले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। तो पहले अफीम युद्ध के बाद ऐसे लगने लगा था कि पश्चिमी शक्तियाँ छिंग वंश को ख़त्म करना चाहती हैं और चीन की राजनीति अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, शाही महल को जला दिया गया, तियानजिन की संधि थोपी गई, राजधानी बीजिंग पर हमले किए गए। तो ऐसे में छिंग राजवंश को हम पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक बार को
पहले अफीम युद्ध और दूसरे अफीम युद्ध के बाद ऐसे लगने लगा कि यूरोपियन शक्तियां छिंग वंश को खत्म ही करना चाहती हैं। उसके महल जला दिए, उनके क्षेत्रों में युद्ध करवा दिए। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा विद्रोह भी हुआ जो लगभग 20 साल तक चला और 1 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। ये था ताइपिंग विद्रोह, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो ताइपिंग विद्रोह को भी शुरुआत में जो ये यूरोपियन कंट्री थी, इन्होंने क्या करा, सहयोग करा। तो कहने का मतलब यह है कि 1850 से लेकर 1860 तक जब हम यूरोपियन घटनाओं को देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि यूरोपियन घटनाएं चाइना को कंट्रोल करना चाह रही हैं और चीन के जो राजा हैं, छिंग वंश के राजा, उन राजाओं को खत्म करना चाहती हैं। लेकिन अचानक से 1860 में हमने देखा कि यार यूरोपियन कंट्रियों की जो पॉलिसी वो एकदम से बदल गई। दूसरे अफीम युद्ध के बाद जो है पूरी तरीके से बदल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, जब 1860 के बाद दूसरा अफीम युद्ध खत्म हुआ तो एक संधि हुई चाइना और ब्रिटेन के बीच में। इस संधि को हम तेनसिन की संधि कहते हैं। अब जब तेनसिन की संधि हुई, इसमें क्या करा, छिंग राजाओं ने यूरोपियन को, यानी कि खासतौर पर ब्रिटिशर्स को भारी रियायतें दे दी। तो इन यूरोपियन को ये लगने लगा, यार जब तक ये राजा हमारा है तब तक ही हमें रियायतें मिल रही हैं, अगर ये राजा हट गए तो हमें रियायतें नहीं मिलेगी, हमें छूट नहीं मिलेगी, हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो इन्हें समझ में आ गया यूरोपियन कंट्रियों को कि जब तक छिंग वंश जैसा कमजोर शासन चाइना पर शासन कर रहा है तब तक ही हमारा फायदा है। तो ऐसे में क्यों ना इसे सपोर्ट कर दिया जाए। यानी कि अब तक की बात सिर्फ इतनी सी कि 1850 से लेकर 1860 में चीन का जो इंटरनल माहौल है, आंतरिक राजनीति, वो बड़ी बेकार सी हो रही है। गृह युद्ध हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, ताइपिंग विद्रोह हो रहा है, बड़े पैमाने पर किसानों ने आंदोलन कर दिए हैं और इन सबको सपोर्ट भी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। लेकिन सेकंड अफीम युद्ध होता है, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, 1858 से 60 तक। इस अफीम युद्ध के बाद तेनसिन की संधि हुई। तेनसिन की संधि के बाद ब्रिटिशर्स को बहुत सारी रियायतें मिल गई, बहुत सारी सहानुभूति मिल गई। तो अंग्रेजों को लगने लगा, यार ये छिंग शासन जितना कमजोर रहेगा उतना हमारा फायदा है। तो ऐसा करते हैं, हम छिंगों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए यूरोपियन ने छिंग वंश को क्या करना शुरू कर दिया, सपोर्ट कर दिया और इन्होंने अपनी सेनाएं देने लगी। इन्हें ये एहसास हो गया कि इनके लाभ सबसे बढ़िया जब ही हो सकते हैं जब छिंग वंश बना रहे। तो ऐसे में रातों रात पश्चिमी नीति बदल गई और इन्होंने क्या करा, विद्रोहियों के प्रति छिंग वंश को साथ दे दिया। छिंग सरकार को बड़े पैमाने पर हथियार दिया, छिंग सेनाओं को मजबूत किया, छिंग शासन को आधुनिक करा, मॉडर्न करा। ऐसे में छिंग शासन ने क्या करा, यूरोपियन की मदद से ताइपिंग विद्रोह को दबा दिया और बड़े पैमाने पर जो देश में गृह युद्ध हो रहे थे वो सब खत्म कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने ही फायदे के लिए यूरोपियंस ने छिंग वंश को क्या करा, सपोर्ट करा। लेकिन ये सपोर्ट भी उसे थोड़ा सा क्या पड़ा, गंभीर बना। चीन में कुछ लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि अगर हम अंग्रेजों के साथ रहेंगे तो हम अंग्रेजी नीतियों को सीख लेंगे और वो नीतियाँ हमारे काम आएंगी। और ऐसे कुछ नेता थे जिनका नाम था जेंग गोफोंग, ली होंगजोंग और मांचू राजकुमार गोंग। तो ये कुछ ऐसे नेता थे जो ये सोचते थे अगर हमें ब्रिटिशर्स का साथ मिले तो हम पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सीख जाएंगे, पश्चिमी टेक्नोलॉजी को सीख जाएंगे, पश्चिमी डिप्लोमेसी को सीख जाएंगे। और अगर हम अंग्रेजों के विरुद्ध रहे तो हमें इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन पता ही नहीं चलेंगी, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा और लगातार हमारा शोषण रहेगा। तो ये देश ये चाहते थे कि पश्चिमी देशों के साथ सहयोग हो और हम उनका ज्ञान विज्ञान सीख सकें, टेक्नोलॉजी सीख सकें। तो 1860 से लेकर 70 का दौर जो चलेगा ब्रिटिशर्स का, वो ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए, फ्रांस लोग अपने फ़ायदे के लिए, अमेरिकन अपने फ़ायदे के लिए इन देशों के साथ सपोर्ट करेंगे। चाइना इन देशों को इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि चीन के कुछ बड़े बड़े नेताओं को ये लगता था कि अगर हम इन देशों के साथ सपोर्ट में रहेंगे तो हमें टेक्नोलॉजी का फ़ायदा होगा, हमें नया ज्ञान, नया विज्ञान सीखने को मिलेगा, पश्चिमी बातें सीखने को मिलेगी, इंटरनेशनल लॉ और रेगुलेशन के बारे में हमें पता चलेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? आई होप सो आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब देखो संधि बंदरगाह क्या थे और इनका क्या प्रभाव पड़ा चीन में, ये भी सुन लीजिए। तो देखो, पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से लेकर 1842 तक। तो ये बात आपको पता है कि पहला अफीम युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो पहला अफीम युद्ध 1839 से लेकर 1842 तक चला था। पहले अफीम युद्ध के बाद जब संधि हुई थी उस युद्ध को ख़त्म करने के लिए, तो उस संधि में ये बात की गई थी कि जो चाइना है यानी कि छिंग वंश जो है वो ब्रिटिशर्स को 5 बंदरगाह देगा। बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पर पानी के जहाज़ खड़े होते हैं। तो ये बात हुई कि 5 बंदरगाहों पर, उससे पहले हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अंग्रेज़ों को सिर्फ एक ही बंदरगाह यानी कि कैंटन पर ही व्यापार करने की अनुमति थी। लेकिन जब पहला अफीम युद्ध खत्म हुआ तो पहले अफीम युद्ध के बाद क्या बात हुई कि भाई आप 5 बंदरगाहों से व्यापार कर सकते हो। तो ये जो बंदरगाह मिले, इन्हीं बंदरगाहों को संधि बंदरगाह कहा गया। कुल मिलाकर संधि बंदरगाह वो क्षेत्र थे जहां पर यूरोपियंस की चलती थी और चाइना सरकार का वहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। दूसरे अफीम युद्ध के बाद जो संधि हुई, तेनसिन की संधि, इन बंदरगाहों की संख्या बढ़ाकर 16 हो गई। यानी कि पहले चाइना में ये लोग एक बंदरगाह पर रहते थे, एक पोर्ट पर रहते थे। पहले अफीम युद्ध के बाद 5 बंदरगाह मिल गए, दूसरे अफीम युद्ध के बाद 16 बंदरगाह हो गए
और आगे चलकर एक एग्रीमेंट हुआ, जीफू एग्रीमेंट। इसके बाद 5 बंदरगाह और मिल गए। तो इस तरीके से टोटल 21 बंदरगाह यूरोपियंस ने अपने कंट्रोल में कर लिए। तो शुरुआत 1 से हुई, 1 से 5, 5 से 16 और 16 से 21। तो 21 बड़े बड़े बंदरगाह चाइना के जो थे वो यूरोपियन के कंट्रोल में हो गए। और ये सारे बंदरगाह कौन से हैं? ये सारे बंदरगाह संधि बंदरगाह हैं। कुल मिलाकर संधि बंदरगाह वो क्षेत्र हैं जहाँ पर यूरोपियंस को रियायतें मिली हुई हैं और यहाँ पर विदेशी लोग रह रहे हैं। तो ये संधि बंदरगाह हैं। यहाँ पर जो है रियायती क्षेत्र, यानी कि चीन की सरकार के द्वारा यहाँ पर इन्हें रियायत दी गई थी। यहाँ पर विदेशी भी रहते थे और चाइनीज़ लोग भी रहते थे। 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी के आसपास की बात करें तो चीन के विदेशों के साथ संबंध बन गए। क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन इकोनॉमिकल देखा जाए, पॉलिटिकल देखा जाए, ज्यूरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चीनी प्रभुसत्ता पर बहुत बड़ा अतिक्रमण था। यानी कि एक तरफ से देखा जाए तो यूरोपियन लोग सिर्फ व्यापारी तो कर रहे हैं, तो चीन के लोगों को क्या दिक्कत होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़े झटका था चीन के लोगों के लिए। अपमान वाली बात थी कि बाहर के लोग इनके क्षेत्र के लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। विदेशी लोगों को जो रियायती क्षेत्र मिले हैं, यानी कि जो ये संधि बंदरगाह मिले हैं, तो विदेशी अपने आप पर और उस क्षेत्र में रहने वाली चीनी जनता पर शासन करते थे। यानी कि 21 के 21 बंदरगाह पर शासन कौन करेंगे? विदेशी करेंगे, चाहे वहाँ पर चाइनीज़ पीपल रहते हों और चाहे फॉरेनर पीपल रहते हों। तो जो ये रियायती बंदरगाह थे, ये संधि बंदरगाह थे, यहाँ पर विदेशी अपने आप पर भी और चाइनीज़ जनता पर भी शासन करते थे। इन बंदरगाहों के नाम पड़े हुए थे। कैसे नाम पड़े थे? जैसे मान लो कोई बंदरगाह अंग्रेजों के नाम पर है तो ब्रिटिशर्स होगा, जो फ्रांस के कब्जे में है तो फ्रांसीसी होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जिसका नाम है शंघाई। शंघाई बंदरगाह को क्या करा? अंग्रेजों ने और अमेरिकन ने मिलकर इसे एक इंटरनेशनल पोर्ट बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय रियायती क्षेत्र बना दिया। तो कुल मिलाकर आपको संधि बंदरगाह पता चल गया। तो संधि बंदरगाह एक ऐसा एरिया है, सिर्फ एक पोर्ट है जहाँ पर विदेशी और चाइनीज़ रहते हैं, लेकिन चलती किसकी है? विदेशियों की चलती है। इस संधि बंदरगाह का जो कंट्रोल करेगा वो कंट्रोल नगर पालिका परिषद करेगी। और चाइनीज़ पे मुकदमा हो चाहे अंग्रेज़ों पर मुकदमा हो, अंग्रेज ही इसकी सुनवाई करेंगे। और अगर अंग्रेज सुनवाई करेंगे तो चाइनीज़ किस में रहेंगे? भारी नुकसान में रहेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कि जज पक्ष करेंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि चाइनीज़ लोगों को इंटरनेशनल कानून के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर मान लो एग्जामिनर टिप्पणी में आपसे संधि बंदरगाह पूछ रहे तो आप बता देना कि पहले अफीम युद्ध तक केवल एक ही बंदरगाह था जो कैंटन था, जिस पर विदेशी को रियायतें मिली हुई थी, विदेशी वहाँ पर जा सकते थे। पहले बंदरगाह में पहले अफीम युद्ध में जब चाइनीज़ हारे तो उन्हें 5 बंदरगाह यूरोपियंस को देने पड़े। फिर दूसरे अफीम युद्ध के बाद उन्हें 16 बंदरगाह देने पड़े और जिफू एग्रीमेंट के बाद 5 बंदरगाह और देने पड़े। तो ये संधि बंदरगाह पे जो चाइनीज़ पीपल रहते थे या फॉरेनर पीपल्स रहते थे, इन लोगों का यहाँ पर कंट्रोल होता था और यही लोग यहाँ के लिए रूल और रेगुलेशन सेट करते थे। जिस बंदरगाह पर जिस देश का कंट्रोल होता था उसी नाम से उसे जाना जाता था, जैसे ब्रिटिश रियायती क्षेत्र, फ्रांसीसी रियायती क्षेत्र। लेकिन आगे चलकर सबसे बड़ा जो संधि बंदरगाह था इसका नाम था शंघाई। इस पर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय रियायती क्षेत्र बना दिया। जो भी संधि बंदरगाह होता था इस पर कंट्रोल एक नगर पालिका परिषद का होता था और यहाँ की जो अदालतें थी ये भी इसी हिसाब से अपना काम करती थी। अदालतों में जब भी मुकदमा आता था तो चीनी लोग नुकसान में रहते थे। उसका रीज़न एक तो ये था कि जो न्यायाधीश थे पक्षपात तो करते थे और इसके अलावा चाइनीज़ लोगों को विदेशी कानूनी कार्रवाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो संधि बंदरगाह वाला मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से यूरोपियंस ने चाइना को धीरे धीरे करके कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो चैप्टर हैं बड़े बड़े, लेकिन अगर हम चैप्टर को बीच बीच में तोड़ तोड़ के पढ़ाएं ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक ही वीडियो में अगर चीज़ें कंट्रोल होना है, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए आप पॉज कर करके पढ़ सकते हैं, लेकिन चीज़ें एक ही वीडियो में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम ये पढ़ेंगे कि विदेशी सीमा शुल्क निरीक्षणालय की स्थापना कैसे हुई। तो देखो ये एक ऑफिस था। इस ऑफिस में क्या था कि जो विदेशी सीमा शुल्क होंगे वो कलेक्ट किए जाएंगे और बंदरगाहों की जो मरम्मत वगैरह पे खर्चा है उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो संधि बंदरगाहों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि विदेशी सीमा शुल्क के लिए एक ऑफिस बना। 1854 में जब शंघाई पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था, 1854 की बात है। 1854 में क्या हुआ, एक बार घटना घटी, कुछ विद्रोहियों ने शंघाई पर कंट्रोल कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, इन विद्रोहियों को वहाँ से हटा दिया और जो चाइनीज़ लोग थे उन्हें भी वहाँ से हटा दिया। और ऐसे में उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप में जो सीमा शुल्क जमा करे जाएगा वो ये ब्रिटिशर्स ही करेंगे। लेकिन जब शांति कायम हो गई तो ये प्रथा क्या हो गई, चलती रही, यानी कि वापस से चाइनीज़ गवर्नमेंट को नहीं बुलाया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले एक ना ऑफिस होता था जिसमें चाइनीज़ ऑफिसर होते थे और ये विदेश की सीमा से शुल्क यानी कि एक तरीके से जो टैक्स है वो कलेक्ट करते थे और वो टैक्स फिर आगे चलकर राजा को भेजा जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, कुछ विद्रोह हो गए। विद्रोह होने के बाद यहाँ के चाइनीज़ लोगों को यहाँ से भगा दिया गया और विदेशी लोग ही इस टैक्स को कलेक्ट करने लगे, इस ड्यूटी को कलेक्ट करने लगे। लेकिन जब मामला शांत हो गया तब भी ये विदेशी ही कलेक्ट करते रहे। छिंग राजवंश ने भी इसे जारी रखा क्योंकि छिंग वंश को ये फ़ायदा था
कि उन्हें भले ही टैक्स कम मिल रहा था लेकिन एक बड़ी राशि लगातार उनके पास आ रही थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि चल भाई ये चल रहा है, चलने दो, ठीक है, विदेशी लोग पैसा इकट्ठा करें चाहे हमारे लोग इकट्ठा करें, बात एक ही है। तो इन्हें तो पैसा मिल रहा था तो इनके लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं थी। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, सिर्फ एक ऑफिस है जो कि सीमा शुल्कों को कलेक्ट करेगा, ठीक है, एक तरीके से एक टैक्स है ये, एक ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, वो इसे कलेक्ट करेगा। जो वहाँ से जहाज आवाजाही करेंगे दूसरे देशों के उनको कलेक्ट करेगा। लेकिन ये पहले चाइनीज़ लोग तक करते थे, अब यूरोपियन लोग करने लगे हैं। यूरोपियन लोग जो पैसा है वो ईमानदारी के साथ छिंग राजवंश को भेज रहे हैं। छिंग राजवंश इसलिए खुश है कि भले ही टैक्स थोड़ा कम परसेंटेज आ रहा हो लेकिन एक बड़ी राशि तो लगातार उन्हें मिल ही रही है। पहले जो इसका ऑफिस था ये शंघाई था, फिर आगे चलकर कहाँ चला गया, बीजिंग चला गया, ठीक है। हर संधि बंदरगाह में एक विदेशी सीमा शुल्क निरीक्षक होता था और इसके अलावा बहुत सारे चाइनीज़ लोग भी उसकी सपोर्ट के लिए वहाँ पर होते थे। पहले इनका काम सिर्फ सीमा शुल्क की वसूली था, उसे जमा करना था, लेकिन फिर इनका काम धीरे धीरे करके नदियों के रखरखाव में भी रख दिया गया, भौगोलिक सर्वेक्षण करने के लिए भी कर दिया गया, यानी कि इनका धीरे धीरे करके काम बढ़ा दिया गया। इस तरीके से पता चलता है कि कैसे यूरोपियन लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी भाग लेने लगे। हालांकि ये अपने आप के लिए ये कहते थे कि हम भाई चीनी सरकार के नौकर हैं। क्लियर है। तो विदेशी सीमा शुल्क की सबसे दिलचस्प विशेषता ये थी कि जितने भी कर्मचारी थे, चाहे विदेशी हो चाहे चाइनीज़ हो, ये सब ये कहते थे हम चाइनीज़ गवर्नमेंट के नौकर हैं, यानी कि हम चाइनीज़ नौकरी कर रहे हैं, हम अपने देश के बंदे नहीं हैं। 40 सालों तक इस सेवा में एक बंदा था जिसका नाम था सर रॉबर्ट हार्ट। ये भी अपने आप को छिंग सरकार का एक वफादार कर्मचारी मानता था। जेके फेयरबैक जैसे विद्वानों ने इस घटना को सिनॉर्की कहा है, यानी कि ये एक तरीके की क्या है, चीनी केंद्रवाद है कि भाई हम चीनी सरकार के कंट्रोल में ऐसा कह के उन्हें खुश कर रहे हैं लेकिन चला अपनी ही रहे हैं। तो अब तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं संधि बंदरगाह के बारे में। संधि बंदरगाह एक ऐसा एरिया जो शुरुआत में पहले 1 था, फिर 5, फिर 16, फिर 21, जहाँ पर पूरी तरीके से यूरोपियंस का कंट्रोल था। फिर इसके बाद सीमा शुल्क वसूलने के लिए किस तरीके से इन लोगों ने अपने लोगों को रख दिया। अब हम बात करते हैं चीन में मॉडर्न डिप्लोमेसी की शुरुआत कहाँ से हुई, चीन में आधुनिक कूटनीति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखो, चीन के कुछ अधिकारियों को ये लगने लगा कि यार इस तरीके से अगर यूरोपियन हर चीज़ पे कंट्रोल करते रहे तो फिर चाइनीज़ लोग क्या करेंगे, ये तो चीन के अपमान की बात है। तो ऐसे में कुछ बड़े बड़े नाम थे, जैसे एक मांचू राजकुमार थे जिनका नाम था गोंग। ये चाहते थे कि चीन ना अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों को रखे, जैसे एक अधिकारी था ली होंगजोंग। तो ये अधिकारी क्या करें, इंटरनेशनल कानून के बारे में जाने ताकि इनका शोषण ना हो। क्योंकि देखो, किसी का शोषण कब होता है, किसी का शोषण जब होता है जब उसे सामने वाले के कानूनों के बारे में पता नहीं होता। तो चीन दूसरे अफीम युद्ध में हार गया, उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन उस पर कंट्रोल करने लग रहे हैं। तो जो चाइना के देशभक्त लोग हैं इन्हें लगने लगा यार हमारा देश कहीं ना कहीं डूब रहा है। ऐसे में हम अपने देशों को बचाने के लिए क्या करना होगा, हमें विदेशियों के संपर्क में जाना होगा, विदेशियों के रूल और रेगुलेशन को समझना होगा, विदेशी की सेना की ताकत के बारे में समझना होगा ताकि हम अपने देश को भी मॉडर्न कर सकें। तो दूसरे अफीम युद्ध में चीन की जो हार हुई उससे कुछ चीनी नेताओं को विश्वास हो गया कि विदेशी ताकतों से निपटने के लिए चीनी संस्थाओं को फिर से पुनर्गठित करना होगा, उन्हें पश्चिम के आगे बारे में और जानना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। और ये बात समझ रहा है कौन, मांचू राजकुमार गोंग, और ऐसे एक बंदा है वैनशियांग, ऐसे एक बंदा है ली होंगजोंग। तो ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो कि चीन में मॉडर्निटी की शुरुआत करना चाहते हैं। ये राजनेता अंतर्राष्ट्रीय कानून को एक हथियार समझते हैं कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में पता चलेगा तो विदेशी ताकतें अपने मनमाने ढंग से हमारे ऊपर संधियां नहीं थोपेंगी। इस तरह राजकुमार गोंग और वैनशियांग की सिफारिश पर एक डिपार्टमेंट बनाया गया और इस डिपार्टमेंट का नाम था जोंगली यामेन। तो राजकुमार गोंग और वैनशियांग की सिफारिश पर मार्च 1861 में एक दफ्तर खोला गया, एक ऑफिस बनाया गया जिसका नाम क्या था, जोंगली यामेन। जोंगली यामेन का काम यही था कि हमें विदेशी संबंध समझने हैं, विदेश नीति समझनी है, फॉरेन पॉलिसी समझनी है, इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन को समझना है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर विदेश नीति को समझने के लिए एक ऑफिस बनाया गया जिसका नाम क्या है, जोंगली यामेन। जोंगली यामेन के अलावा और भी कुछ छोटी छोटी व्यवस्थाएं स्थापित की गई ताकि हम विदेशी संबंधों को समझ सकें। ऐसी एक नया व्यवहार था तोंगवेन। 1862 में ऐसे एक और ऑफिस खुला, तोंगवेन गुयान। तोंगवेन गुयान की अगर हम बात करें तो ये इसलिए बना कि भाई हम क्या करेंगे, जो चाइनीज़ पीपल हैं या चाइनीज़ स्टूडेंट हैं इन्हें हम वेस्टर्न लैंग्वेज सिखाएंगे, ताकि जब वेस्टर्न लैंग्वेज हमें आ जाएगी तभी तो हम इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन समझ पाएंगे। लेकिन आगे चलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इन लोगों को सिखाई जाने लगी। इंटरनेशनल लॉ, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब भी यहाँ पर सिखाई जाने लगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो तोंगवेन गुयान एक प्रकार का स्कूल था, लेकिन इस स्कूल का उद्देश्य ये था कि चाइनीज़ लोगों को, चाइनीज़ स्टूडेंटों को, चाइनीज़ पीपल को विदेशी ज्ञान दिया जाए ताकि वो उनके बराबर आ सकें। तो इस तरीके से चाइना अपने आप को धीरे धीरे करके अपडेट कर रहा है। इसे ही हम चीन में आधुनिक कूटनीति की शुरुआत कहते हैं।
तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक सिर्फ हमने ये पढ़ा कि भैया 1860 से लेकर 1870 का जो सीन है, तो ये सीन सहयोग का दौर है। इस सहयोग के दौर में चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, चाइनीज़ सहयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें छिंगराद बंद से रियायतें मिलती रहें, उन्हें बड़े बड़े संधि बंदरगाह मिले। उन्होंने क्या करा, विदेशी सीमा शुल्क के लिए ऑफिस खोले। लेकिन अब चाइनीज़ों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि यार ये लोग ना अपने फ़ायदे के लिए हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें भी उनसे कुछ सीखना होगा। ऐसे में कुछ बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर चीन में जोंगली येमेन जैसी संस्था बनाई जिसका काम फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन करना था। इसी प्रकार से तोंगवेन गुयान की स्थापना की गई जो एक प्रकार का स्कूल था ताकि चाइनीज़ लोगों को विदेशियों की तरह ही प्रशिक्षण दिया जाए। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी घटनाएं घटी जिसकी वजह से चाइनीज़ और यूरोपियंस के बीच में मनमुटाव हुआ, टकराव हुआ, और ये दौर चला 1870 से लेकर 1900। ठीक है, तो देखो 19वीं सेंचुरी के अंतिम जो 25 साल थे इसमें चाइनीज़ और यूरोपियंस के बीच में संबंधों में गिरावट आई, दोनों के बीच में आक्रामक रवैया हुआ और युद्ध जैसी परिस्थिति बन गई। परिणाम स्वरूप सन 1900 में बक्सर युद्ध हुआ, जिसे हम बक्सर विद्रोह हुआ, जिसे हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद बीजिंग पर मिला जुला सैनिक हमला हुआ जो कि ब्रिटेन और फ्रांस ने करवाया, और आगे चलकर चीन अलग अलग क्षेत्रों में बट गया। लेकिन ध्यान रखना, चीन किसी देश का पर्सनली गुलाम नहीं बनेगा। 19वीं सेंचुरी के अंत में अगर हम बात करें रशिया की, ब्रिटेन की, इनमें ज़बरदस्त विस्तारवादी लहर चली, यानी कि ब्रिटेन भी कंट्रोल करना चाह रहा है चाइना को और रूस भी कंट्रोल करना है चाइना को, फ्रांस भी कंट्रोल करना चाह रहा है चाइना को, और अमेरिका भी दिलचस्पी लेने लगा है चाइना में। इधर जापान भी और जर्मनी भी दिलचस्पी लेने लगे हैं, कहाँ पर, चाइना में। यानी कि एक अनार 100 बीमार। तो देखा जाए रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जापान, जर्मनी, इन सब की लालच भरी नज़रें किस पर पड़ चुकी हैं, चाइना पे। और ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सारे बंदे यहाँ पर इकट्ठे होंगे, और सारे बंदे इकट्ठे होंगे और चीन अब इन सबसे निपट नहीं पाएगा। अब वो समय आ गया है जहाँ चीन को इनके कंट्रोल में आना ही पड़ेगा। शुरुआत कहाँ से होगी वो सुनो। सबसे पहले शुरुआत होगी धर्म से, मिशनरी गतिविधि। तो ये ईसाई मिशनरीज थी। ये ईसाई मिशनरीज क्या हुई, ये ईसाई मिशनरीज की एंट्री हुई चाइना में, और इन्होंने क्या करे, इनकी सिंपल सा सॉफ्ट एजेंडा होता है कि हम क्या करेंगे, पहले अनाथालय बनाएंगे, फ्री में स्कूल चलाएंगे, फ्री में अस्पताल चलाएंगे, फिर वहाँ के लोगों को धीरे धीरे करके क्या करेंगे, ईसाइयत में रंगेंगे, वहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाएंगे, और बिल्कुल यही होगा चाइना में। तो हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से है, धर्म से है। तो पहले अफीम युद्ध के बाद यानी कि 1842 में फ्रांस के साथ एक संधि हुई चाइना की, और इस संधि को हम वामपाओं की संधि कहते हैं। वामपाओं की संधि के बाद क्या हुआ, चीन ने यह अनुमति दे दी कि भाई चीन में ईसाई मिशनरीज आ सकती हैं, ठीक है, ये यहाँ पर एक्टिविटी कर सकती हैं। और 1860 में जब दूसरा अफीम युद्ध खत्म हुआ और तेनसिन की संधि हुई, इन संधि में मिशनरियों को इस बात की भी अनुमति दे दी, भाई तुम चीन में कहीं भी रह सकते हो, यानी कि जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, ये जो मॉन्क हैं, नन हैं, ये कहीं भी चीन में रह सकते हैं। अब भाई कुछ लोग तो ये राजधानी बीजिंग में भी इकट्ठे होने लगे, मिशनरी हर जगह फैलने लगे। कैथोलिक जो चर्च के लोग थे वो तो हर जगह जाने लगे, छोटे छोटे कस्बों और गाँव में रहने लगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लोगों के इंटरफेयर करने लगे, स्वतंत्र रूप से संपत्ति भी खरीदने लगे। जैसुइट जो मिशनरी थी ये भी ईसाइयत से संबंधित है, ये तो हर जगह कहीं पर भी अधिकार जमाने लगे। इन्होंने वहाँ के निवासियों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाया, बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया, और उन लोगों के मामलों को भी सुनवाई यही करने लगे, यानी कि पहले लोगों को ईसाई बनाया, फिर उन लोगों के आपराधिक मामले यानी कि कोई लड़ाई झगड़े विवाद होते थे तो उनकी रक्षा की भी खुद ही करते थे। स्कूल खोलने लगे, अनाथालय खोलने लगे। अब ये इन स्कूलों में बच्चों को क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाते थे, बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म चेंज करते थे। ये बात चाइनीज़ लोगों को समझ में आने लगी कि भाई ये लोग तो हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, तो इन लोगों ने इन लोगों को शक की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। इन्हें लगने लगा कि ये हमारे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। अब भाई स्थानीय लोग गुस्से में आ गए, अधिकारी भी गुस्से में आ गए। अब उन्होंने क्या करा, इन लोगों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, और यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई, यानी कि लड़ाई कहाँ से हुई, धर्म से। तो चीन के किसी भी हिस्से में मिशनरी आ जा सकते थे, ठीक है, स्थानीय लोगों के बीच में झगड़े होने लगे, विदेशी ताकतें अपनी तौप दिखाने लगी इन लोगों को। आम जनता कह रही अच्छा हमें पागल समझ रहे हो, अभी रुको। तो कुछ जगह पर क्या हुआ, विद्रोह होने शुरू हो गए, और ऐसे एक विद्रोह हुआ तियानजिन नाम की जगह पर। तो 1870 की बात है, 1870 में एक अनाथालय को लेकर झगड़ा हुआ, इसमें 21 विदेशियों को मार दिया गया और 30 चाइनीज़ लोग भी मरे जो क्रिश्चियन थे। एल्कॉक नाम की एक मीटिंग लिखवानी थी इन्हें। एल्कॉक मीटिंग में ये बात होनी थी कि संधियां दोबारा से होनी चाहिए, लेकिन चीन को इसकी कीमत बहुत भारी उठानी पड़ी, और उसके ऊपर 5 लाख तायल मतलब वहाँ की करेंसी थी, इसका हर्जाना देना पड़ा। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो चाइना के और विदेशी शक्तियों के साथ संबंध खराब होने की शुरुआत कहाँ से हुई, मिशनरी गतिविधियों से, कि ईसाई मिशनरी आई, इन्होंने यहाँ पर स्कूल खोले, अनाथालय खोले, और लोगों को ये दिखाया कि हम सोशल वर्कर हैं। लेकिन इस सोशल वर्क की आड़ में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, और जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था उनके मामले में इंटरफेयर भी किया जाने लगा।
चाइनीज लोगों को लगने लगा यार ये हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, और इन लोगों ने विद्रोह करने शुरू कर दिया। छोटी छोटी जगह पर बड़े पैमाने पर इन क्रिश्चियनों को मारा गया और यहीं से संबंध खराब हुए। यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ें बताई जा रही हैं। अब जब भाई धर्म का मामला जाएगा तो ये धर्म का मामला बड़ा आग फैलाता है और यहाँ पर भी आग फैलेगी। सन 1870 के बाद जो चीनी साम्राज्य था, इसकी कीमत पर हर यूरोपीय शक्ति अपना विस्तार देखना चाहती थी। शुरुआत में ये ना चीन के मेन पार्ट पे नहीं जाना चाहते थे, ये सिर्फ शुरुआत में क्या चाहते थे, जैसे मान लो ये चीन है तो इस शुरुआत में यूरोपियन शक्तियों ने क्या करा, चीन के जो ये बाउंड्री वाला जो पार्ट है इसे घेरना शुरू करा। बंदरगाहों को 21 बंदरगाह कंट्रोल कर लिए। अब यानी कि शुरुआत में सेंट्रल में नहीं जाना चाहेंगी, पहले शुरुआत में बाहर से चीन को घेरा जाएगा और फिर अब ना चीन को ये सेंट्रल से घेरना शुरू कर देंगे। तो इस दिशा में सबसे पहला कदम उठाएगा रशिया। रशिया ने 1871 में सियानजांग के एक विद्रोह का फायदा उठाते हुए उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यानी कि चाइना की एक जगह थी सिनजियांग में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का फायदा किसने उठाया, रशिया ने इस जगह पर कब्जा कर लिया। 10 साल तक चीन और रूस में विवाद चलता रहा। 10 साल के बाद एक संधि हुई, सेंट पीटरबर्ग की संधि। तब इस क्षेत्र को जाके रूस ने वापस दिया, किसको, चाइना को। इस दौरान जापान ने भी सीन कर दिया। जापान ने चीन के कुछ जगह थी ल्यूक्यू द्वीप, ताइवान, इन क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और ताइवान ने कब्जा भी कर लिया था भाई। और आगे चलकर चीन ने चुपचाप से इस कब्जे को स्वीकार भी कर लिया और बदले में चीन ने जापान को $20 लाख का हर्जाना भी दिया। यानी कि जापान उस समय इतनी बड़ी पावर हो चुका था कि उसने चीन के ल्यूक्यू द्वीप और ताइवान द्वीपों पर कब्जा भी कर लिया और चाइना कुछ कर भी नहीं पाया और चाइना ने उल्टे $20 लाख का हर्जाना भी दिया। जब इस जगह पर जापान का कब्जा हो गया, इली और फॉर्मूसा पे रूस का भी कब्जा हो गया, जापान का भी कब्जा हो गया। तो रूस और जापान का कब्जा होने के बाद चीन सीधे लड़ाई में नहीं कूदा। इसी प्रकार से चीन ने वियतनाम को लेकर फ्रांस से लड़ाई करी, लेकिन फ्रांस ने क्या करा, माहौल को कंट्रोल में कर लिया। वियतनाम भी चला गया उसके हाथ से, ताइवान भी चला गया उसके हाथ से। तो इस प्रकार से देखा जाए तो रशिया, जापान और अन्य देशों ने इसके छोटे छोटे देशों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से फ्रांस ने वियतनाम की जीत के बाद लाओस भी जीत लिया 1893 में। तो इस तरीके से ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान चीन के छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतते जा रहे हैं और इन क्षेत्रों पर कंट्रोल करते जा रहे हैं और छिंग वंश कुछ भी कर नहीं पा रहा। इसी तरीके से आगे चलकर कोरिया भी चला जाएगा, किसके पास, जापान के पास। ऐसे में चीन को बहुत सारी शर्मनाक संधियां माननी पड़ेगी, जिसमें कोरिया, ताइवान, पैसकार्ड द्वीप, ये सब चीन के तमाम अधिकार पूरे तरीके से वहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना बताया गया किस प्रकार से जापान, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस चीन के एक एक दो क्षेत्र लेकर उससे चले जा रहे हैं और चीन देखता रह जा रहा है, चीन कुछ नहीं कर पा रहा और एक तरीके से छीना झपटी का दौर शुरू हो गया। अब रियायतों के लिए छीना झपटी कैसे होगी, तो देखो इन सभी देशों ने ये कहा भाई चीन से कि भाई देख चीन, हम तुझे क्या करेंगे, मॉडर्न करेंगे। मॉडर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, तेरे यहाँ बैंक स्थापित करेंगे, तेरे यहाँ रेलवे पटरी बिछाएंगे, तेरा डेवलपमेंट करेंगे, सड़कें बनाएंगे, बदले में हम इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखेंगे। चीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं। तो शुरुआत में चीन में पश्चिमी ताकतों का आर्थिक व्यापार था, यानी कि शुरुआत में पश्चिमी ताकतें सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या करने आई थी, व्यापार करने आई थी। लेकिन अफीम युद्ध के बाद वो सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहती थी, उनका उद्देश्य चीन में पांव जमाना हो गया था और इसी के तहत वहाँ पर एक बैंक खोला गया, ब्रिटिश चार्टर्ड बैंक कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1845 में हांगकांग में हुई थी। फिर 1848 में शंघाई में भी एक स्थापना की गई। इसी प्रकार से एक और कंपनी लगाई गई, स्टीम नेविगेशन कंपनी, जो कि अमेरिका ने लगाई थी। तो इस प्रकार से 1860 तक जाओगे तो लगभग 87 से भी ज़्यादा कंपनियां लग चुकी थी। 34,000 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। 30 लाख टाइल की यहाँ पर कैपिटल लग चुकी थी, पूंजी लग चुकी थी। चीन के अंदर बिक्री के लिए बाजार भी स्थापित हो चुका था और बड़े पैमाने पर उनसे शुल्क भी वसूला जाता था। चीन के जो लोकल कंपनियां थी वो इससे किसी भी तरीके से कंपटीशन नहीं कर सकती थी। 19वीं सेंचुरी के अगर हम अंतिम 25 सालों की बात करें तो बड़े पैमाने पर चीन में साम्राज्यवाद फैला और बड़े पैमाने पर इन सभी देशों ने क्या करा, किलेबंदी करी, हथियारों के जहाज बनाने का प्रबंध किया, बैंकर स्थापित किए गए, बड़े बड़े उद्योगपति स्थापित किए गए, हाइड्रोलॉजिक निर्माण किया गया, रेलगाड़ी की पटरियां बिछाई गई, खाने खोली गई और चीनी सरकार से ठेके हासिल किए गए। अमेरिकन कंपनी चीनी सरकार से ठेके हासिल करना चाहती है, रशियन कंपनी भी यही चाहती है, ब्रिटिशर्स भी यही चाहते हैं, फ्रेंच भी चाहते हैं, इन सबके होड़ लग गई और चीन सिर्फ एक तरबूज बनकर रह गया और उसकी हर फाक मजे ले रहे हैं कौन, यूरोपियंस। चीनी अर्थव्यवस्था में साम्राज्यवादी घुसपैठ 1894-95 के बीच चीन जापान युद्ध के बाद नाटकीय वृद्धि हुई। जापान ने चीन को हरा दिया और जापान पूरे के पूरे चाइना पर कंट्रोल ही कर लेता। लेकिन रूस को ये लगा, फ्रांस को ये लगा, जर्मनी को ये लगा यार जापान कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है। तो इन लोगों ने क्या करा, जापान के सामने आ गए और जापान को लगने लगा यार हमारा युद्ध इससे ना हो जाए, तो इसलिए मामला पीछे हट गया। इसका फ़ायदा रूस, फ्रांस और जर्मनी ने हटाया। उन्होंने क्या करा, रेल की पटरियां बिछाने, कारखाने और खाने खोलने की अनुमति ले ली। रूस ने मंचूरिया में भी डिमांड करी। फ्रांस ने युआन, गुआंगशी और गुआंगडंग जैसे प्रांतों में भी अपने मुद्दे को उठाया। ब्रिटेन भी पीछे न रहते हुए हांगकांग और यास्की नदी के क्षेत्रों को कंट्रोल कर लिया।
कुल मिलाकर हम बात करें तो चीन बंदरबाट की एक कहानी बन चुका है और बड़े पैमाने पर पैसा लगाकर चीन को अपने कंट्रोल में किया जा रहा है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ये बनेंगे, अगर सिंपल सा क्वेश्चन बड़े नंबर में आ जाए, चीन में असमान संधि प्रणालियों के बारे में बताओ, तो मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया है। और यहाँ से यहाँ तक बस छोटे छोटे देश जो हैं वो चाइना के कंट्रोल किए जा रहे हैं, जिसके बारे में अगले चैप्टर में आपको और अच्छे से समझाया जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जहाँ चीज़ें ना समझ में आए वहाँ आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपको आगे और भी अच्छे से समझा पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।